हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आज हम करने जा रहे हैं आपकी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, आपकी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। देखिए आव्यूह कहते किसे, सबसे पहले देखिए आव्यूह होता क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए आपने जो हमारी 11th क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था सेट, समुच्चय। क्या पढ़ा था हमने? समुच्चय पढ़ा था। देखिए ये क्या होता है, अवयवों का एक समूह। देखिए किस तरह से अपने इसे करते हैं प्रदर्शित। इस तरह से हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड। देखिए सेट की जो खास बात होती है वो क्या होती है, उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद किया जाता है और उसके जो अवयव हैं उनके बीच में लगा होता है कोमा। देखिए कोमा से हम इन्हें डिनोट करते हैं। तो ये तो होता है हमारा एक सेट। सेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। तो देखिए आव्यूह क्या होता है। आव्यूह देखिए समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। तो आव्यूह को देखिए किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, सेट को हम प्रदर्शित करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, तो आव्यूह को हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन, लेकिन हम इसमें से यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, ये कौन सा होता है, क्लोज ब्रैकेट। तो आव्यूह को हम प्रदर्शित करते हैं क्लोज ब्रैकेट से। इस तरह से आपके पास ये होगा। इसके अंदर आपके पास ये जो यहाँ पर देखिए हमने जो अवयव लिखे थे यहाँ पर उनके बीच में हमने कोमा लगाया था, लेकिन यहाँ पर कोमा ना लगाकर देखिए इस तरह से आप इसे डिनोट करेंगे। बीच में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, कोमा नहीं होगा इसके अंदर। तो देखिए आप इसमें एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, कोई अवयव हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई फंक्शन भी हो सकता है। जैसे सेट में हम ले सकते हैं, फंक्शन होता है हमारे पास। जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम फंक्शन लेते हैं सेट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी फलन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है। और ये देखिए आव्यूह की एक और बात है यहाँ पर कि ये जो लाइन है, यानी ये एक जो पंक्ति है, इसे हम कहते हैं रो, पंक्ति या रो, पंक्ति या रो। इसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ये तो होगी बाएं से दाएं, और ये होगी ऊपर से नीचे। सॉरी, ठीक है, ये होगी बाएं से दाएं और ये होगी ऊपर से नीचे। इसे हम कहेंगे स्तंभ या कॉलम। इसे हम प्रदर्शित करते हैं सी से, कॉलम। ठीक है, स्तंभ और कॉलम सी से प्रदर्शित करते हैं। बाकी ये तो आगे की बात है, पंक्ति और रो के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इतना हमने देख लिया। चलिए, हमने पंक्ति और रो के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लिया है। अब देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आव्यूह की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। देखिए सबसे पहले हमने क्या आव्यूह के अंदर हमने जो अवयव रखे हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकते हैं आव्यूह के अंदर। तो परिभाषा बनेगी वो किस तरह से बनेगी, किन्हीं संख्याओं फलनों, हम यहाँ पर फलन भी यूज कर सकते हैं। फलनों, अवयवों, अवयव यानी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, जो भी आप रखना चाहें यहाँ पर। ठीक है, अवयवों आदि को यदि हम वर्गाकार या आयताकार रूप में, देखिए किन्हीं संख्याओं, फलनों, अवयवों आदि को यदि हम वर्गाकार या आयताकार रूप में व्यक्त करें या लिखकर प्रदर्शित करें, व्यक्त करें या लिखकर प्रदर्शित करें, तो प्राप्त विन्यास जो हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त विन्यास हमारे पास क्या होगा, एक आव्यूह होगा। प्राप्त विन्यास आव्यूह कहलाता है या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बात की हमने आव्यूह की। ये तो ऊपर से बात, यानी कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए कि पहचानिए आव्यूह है या समुच्चय है, तो सबसे पहली बात आव्यूह को हम क्लोज ब्रैकेट में प्रदर्शित करेंगे और सेट को हम
करली ब्रैकेट से। उसके बाद अवयव की हमने परिभाषा देखी कि किन्हीं संख्याओं, फलनों, अवयवों आदि को यदि हम वर्गाकार या आयताकार रूप में, देखिए ये चीज़ समझिए, वर्गाकार और आयताकार से हमारा क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये तो होगा आपका वर्गाकार अवयव। अब अगर मान लीजिए आप एलिमेंट्स ले रहे हैं कुछ इस तरह से 2, 4, सॉरी थोड़ा सा स्पेस हमें रखना होगा बीच में ताकि हम कंफ्यूज ना हो, 3, 7, A, B कुछ भी, C, 8, 9, 10, यहाँ पर हम 8 ना लेकर हम यहाँ पर लेंगे 11, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास एक आयताकार। किस तरह से देखिए आयताकार बना, देखिए ऊपर रो है जो हमारी हमने बात की पंक्ति की रो है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है, रो में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, यानी एक पंक्ति में हमारे पास अवयव है 4, और एक स्तंभ में यानी एक कॉलम में देखिए ऊपर से नीचे 1, 2, 3, ऊपर से नीचे कितने हैं 3, तो 3 और 4 यहाँ पर बराबर नहीं। देखिए वर्गाकार किस तरह से हमें मिलेगा, यदि रो और कॉलम की संख्या, उनमें जो अवयव है उनकी संख्या बराबर है हमारे पास, तो वो होगा हमारा वर्गाकार अवयव। अगर हमारे पास संख्या है जो बराबर नहीं आती है तो हमारे पास क्या होगा, एक आयताकार अवयव, ठीक है। तो किन्हीं संख्याओं, फलनों, अवयवों आदि को यदि हम वर्गाकार या आयताकार रूप में व्यक्त करें तो प्राप्त विन्यास अवयव कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो हमने देखा सबसे पहले हमने बात की समुच्चय की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने समुच्चय का किया। उसके बाद अवयव के बारे में हमने जाना कि किस तरह से हम उसे प्रदर्शित करते हैं, अवयव की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं अवयव मैट्रिक्स जो होती है उसका रूप क्या होता है। रूप से देखिए हमारा क्या मतलब है। देखिए अवयव मैट्रिक्स के रूप, देखिए यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है इसमें, इस टॉपिक में, क्योंकि देखिए इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें दी होगी, होंगी 2 चीज़ें। देखिए किस तरह से होगी कि जैसे मान लीजिए हमने कोई अवयव लिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है, ये हमने मान लीजिए एक अवयव लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे पास अवयव है। अब देखिए इसमें हमें इस अवयव को हमें प्रदर्शित करना होगा किसके रूप में। देखिए ये तो हमारा अवयव है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और जो देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है अवयव के बारे में, कि उसके अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो देखिए रो कितने हैं, यानी पंक्तियां कितनी है। पंक्तियां देखी जाती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो ये देखी जाएगी बाएं से दाएं। तो ये क्या है हमारी एक पंक्ति, पंक्ति नंबर 1। उसके बाद जो दूसरी पंक्ति है वो पंक्ति नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास पंक्तियां कितनी आई, यानी रो कितने हैं, ठीक है, रो, ठीक है, हमारे पास रो आए 2। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम, कॉलम की संख्या। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम की संख्या, ठीक है। कॉलम यानी कॉलम कितने हैं हमारे पास, स्तंभ कितने हैं। देखिए स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2 और स्तंभ नंबर 3। तो हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। रो हमारे पास 2 है और कॉलम्स हमारे पास है 3, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास है 3। उसके बाद देखिए जब किसी अवयव को हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम अवयव, उसके बाद उसकी कोटि लिखी जाती है। कोटि यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल m गुणा n। अब यहाँ पर m का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है। m हमारे पास होता है रो की संख्या, ठीक है, उसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, और n हमारे पास होती है कॉलम्स की संख्या, ठीक है। तो आप समझे कि अवयव को प्रदर्शित करने की कोटियां होती है। कोटियों में तो जो उसे हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं 2 संख्याओं के। जो पहली जो संख्या होगी वो होगी रो की संख्या और दूसरी जो संख्या होगी वो होगी कॉलम की संख्या। ये होगी पहली रो की संख्या और दूसरी होगी कॉलम की संख्या। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमने लिया था, ये एक अवयव था हमारे पास, ठीक है। इसकी अगर हम कोटि लिखना चाहें तो क्या बनेगी, m गुणा n हमें यहाँ पर लिखना था, ठीक है। m क्या होता है यहाँ पर, पंक्तियों की संख्या, और n होती है स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास रो कितने आए, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा, यहाँ पर देखिए कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, यानी स्तंभ कितने हैं, 3,
तो हम इसे लिखेंगे 2 गुणा 3। तो हमारी कोटि क्या बनेगी, हमारा जो आव्यूह है वो किस कोटि का है, 2 गुणा 3 कोटि का है। इस तरह से हमारे पास, इसे इरेज करते हैं, देखिए ये समझ में आ गया आपको। इस तरह से हमारे पास कई और आव्यूह भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है इस तरह से एक, ये है मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसके अंदर हमारे पास जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तरह से अवयव है हमारे पास, ठीक है। कुछ भी आप अवयव यहाँ पर ले सकते हैं जस्ट समझने के लिए। देखिए इसकी हमें कोटि बतानी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी संख्या, रो की संख्या। रो की संख्या देखिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4, ठीक है। रो कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, ठीक है। तो कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3। तो इसे हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, देखिए 4 गुणा 3 की इसकी कोटि होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आव्यूह है वो किस तरह का है, यानी आयताकार है या वर्गाकार है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो m गुणा n है, यानी रो और पंक्तियों की जो संख्या है, सॉरी पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, एक आयताकार आव्यूह है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी एक छोटी सी बात यहाँ पर कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको अवयवों की संख्या दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 12 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये देखिए इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, आपको 12 एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि आव्यूह की जो आप रचना कर सकते हैं वो कितने आव्यूह की रचना कर सकते हैं, यानी उनकी कोटियाँ क्या क्या होगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमें एक आव्यूह बनाना है, तो उसके अंदर हमें 12 अवयव रखने हैं, ठीक है। तो अब किस तरह से रख सकते हैं, देखिए हम पंक्ति रखते हैं सबसे पहले, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, पंक्ति हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पंक्ति रखी है 4, 1 2 3 4 हमने पंक्ति रखी है। उसके बाद आएगी, देखिए इस तरह से आगे अवयव आएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि देखिए 4 तो हमने रखी है पंक्तियां, यानी रो क्या है 4 और कॉलम क्या है 3, तो कोटि क्या बनी 4 गुणा 3। हाँ, एक और चीज़ की जो कोटि होती है वो आपको अवयवों की संख्या बताती है, यानी जैसे मान लीजिए 3 गुणा 4 हमारी पहले आई थी 4 गुणा 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कोटि आई थी, तो वो हमें क्या बताइए, वो हमें बताइए इसकी संख्या, यानी इसके अंदर अवयव कितने हैं। तो हम लिखेंगे कितने अवयव हैं, 12 अवयव हमारे पास इस आव्यूह के अंदर हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो आव्यूह हम बना सकते हैं जिसके अंदर 4 पंक्तियां हों और 3 स्तंभ हों। एक हम क्या बना सकते हैं कि हमारे पास 3 पंक्तियां हों और 4 स्तंभ हों। तो 3 पंक्तियां और 4 हमारे पास क्या हों, स्तंभ हों। तो 3 तो पंक्तियां होंगी हमारे पास और 4 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो कोटि क्या बनेगी, देखिए 4 गुणा 3। इस तरह से आप देखिए हो सकता है आपके पास, देखिए अब हमने 4 गुणा 3 12 को हम 4 गुणा 3 से डिनोट कर सकते हैं, हम इसे 6 गुणा 2 से भी तो डिनोट कर सकते हैं, या 2 गुणा 6 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ये किस तरह से बनेंगे, देखिए पहली जो संख्या होगी वो आपको बताएगी पंक्ति को और दूसरी जो संख्या होगी वो बताएगी स्तंभों को। तो जैसे मान लीजिए पंक्ति हमें बनानी है, तो 6 अवयव हमें लेने हैं सबसे पहले, यानी 6 पंक्तियां हमारे पास होंगी। कितनी होगी, 6 पंक्तियां हैं हमारे पास इस तरह से, और उसके बाद 2 क्या है, स्तंभ है। तो देखिए पंक्तियों की संख्या होगी 6, 1 2 3। हम एलिमेंट्स एक बार बाद में देखेंगे, वो तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये छोटा सा एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये होगी हमारी पास पंक्ति और ये है स्तंभ, ये है 1 और ये है 2। तो देखिए ये एक कोटि हमारे पास क्या बनी, देखिए कोटियाँ देखिए एक तो ये बन चुकी है 6 गुणा 2 की कोटि, एलिमेंट्स कितने उतने ही 12। एक ये कोटि भी हमारे पास बन चुकी है, एलिमेंट्स कितने उतने ही। एक ये कोटि भी हमारे पास बन चुकी है, सॉरी यहाँ पर इसे इस तरह से ना लिख करके, सॉरी यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पर भी 12 ही हैं, तो एक ये कोटि, एक ये कोटि और एक ये कोटि। दूसरी कोटि ये भी है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर पंक्तियाँ 6 ली थी और स्तंभ क्या लिए थे, 2 लिए थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम पंक्तियाँ तो लें 2 और स्तंभ क्या लें 6। तो देखिए सारणी किस तरह से, सॉरी मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी, इस तरह से कुछ। यहाँ पर हमारे पास अवयव होंगे, तो ये क्या बनेगी आपकी 2 गुणा 6 की एक मैट्रिक्स। तो एक इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। उसके बाद आप 12 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 12 गुणा 1,
वो देखिए किस तरह से लिखेंगे। आपके पास जब यहाँ पे आपने 6 लिखी तो यहाँ पर क्या यानी पंक्तियों की संख्या क्या थी, 6 थी। इसकी कोटि क्या थी, 6 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है, 6 और स्तंभों की संख्या है 2। अब अगर इस कोटि के अपने एक आयु बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 12। यानी किस तरह से हमारे पास ये बनेगा, इसे देखिए इरेज कर देते हैं। तो इस कोटि का जो अवयव होगा वो किस तरह से बनेगा, हमारे पास अवयव होगा 1 2 3 4 5। देखिए पंक्तियों की संख्या 12 और स्तंभ की संख्या 1, यानी हमें पता चलेगा कि एक इस तरह से एक स्तंभ मैट्रिक बनेगी। देखिए उसकी बात जो है हम आगे करेंगे। तो एलिमेंट्स कितने हुए, 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये एक और अवयव भी बन सकता है। इसकी देखिए कोटि क्या होगी, 12 गुणा 1। इसके अंदर भी एलिमेंट्स कितने हैं, 12, तो ये एक और कोटि हमारे पास आ सकती है। उसके बाद इसको हम इंटरचेंज करें तो देखिए 1 गुणा 12। अब इस तरह इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो अवयव होंगे उसके अंदर पंक्ति तो सिर्फ 1 होगी लेकिन स्तंभ कितने होंगे, 12। तो इस तरह से आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपके पास अवयव होंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 1 गुणा 12, ठीक है। ये तो 10 ही बने हैं, आप समझ ही होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारे पास कितने बने, एक कोटि तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी और छठी ये वाली, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास जो संख्याएं अवयवों की संख्या दी जाए और हमें पूछा जाए कि आप कोटियां बताइए कितने अवयव इस तरह से बना सकते हैं, तो हमारे पास जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि आपको 12 अवयव दिए गए, उनकी आप अवयव बनाइए और कोटियां बताइए किस कोटि का अवयव बना सकते हैं। तो हमारे पास पता चला कि हम 6 तरह के अवयव हम बना सकते हैं। देखिए 1 गुणा 1 तो बना सकते हैं, 1 गुणा 12 का, यानी जिसके अंदर 1 पंक्ति हो और 12 कॉलम हो। 1 बना सकते हैं हम 12 गुणा 1 का, 3 गुणा 4 का, 4 गुणा 3 का, 2 गुणा 6 का और 6 गुणा 2 का, ठीक है। इस तरह से आप समझिए। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको अवयव दिए जाते हैं। सिंपल अगर हम देखें तो जितने आपको अवयव दिए गए हैं उनके आप गुणनखंड कर लीजिए, जितने गुणनखंड आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास होता 14, ठीक है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इनके गुणनखंड करने हैं, उतने आप अवयव बना पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 गुणा 2 का बना सकते हैं एक, इसका मतलब क्या होगा, 7 पंक्तियाँ होंगी और 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। अवयव कितने रहेंगे, 14 ही रहेंगे। उसके बाद इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, 2 गुणा 7 का 1 बन सकता है। उसके बाद 14 और किसके पाढ़े में आता है, 2 क्या आ सकता है, 7 क्या आ सकता है, 1 के पाढ़े में, 1 गुणा 14 और 14 के भी। तो अगर 14 अवयव है आपके पास और आपको बताना है कि अवयव बनाने और यानी कितने आप अवयव बना सकते हैं, उनकी कोटियां बताइए। तो आप 4 अवयव बना पाएंगे, उनकी कोटियां ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया अवयव मैट्रिक्स के ठीक है, रूप। इसे हम प्रदर्शित करते हैं, कोई भी हमारे पास अवयव है उसे हम m गुणा n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा m क्या होता है हमारे पास, पंक्तियों की संख्या, और n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। इस तरह से आप किसी भी अवयव को डिनोट कर सकते हैं, यानी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स का क्रम जो है हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा मैट्रिक्स का निरूपण, यानी अवयव का निरूपण। देखिए अवयव के निरूपण से हमारा क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई अवयव है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका जब अपने निरूपण करना चाहिए, यानी यहाँ पर कोटियां भी होगी। जैसे मान लीजिए 2 गुणा 2 का एक अवयव है। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि हमें अवयव दिया जाता है और उसके हमें पद निकालने होते हैं कि ये जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है इसका पद क्या है। तो वो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं, किसी भी अवयव को हम निरूपित किस तरह से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एक अवयव को निरूपित कर रहे हैं aij से, ठीक है। हम किसी अवयव को निरूपित कर रहे हैं aij से, ठीक है, और उसकी कोटि क्या है, m गुणा n, ठीक है। अब देखिए aij के यहाँ पर मान बदलते जाएंगे। मान देखिए किस तरह से बदलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक अवयव है a हमारा एक एलिमेंट है। अब देखिए हम जानते हैं कि ये जो पहला पद होगा ये कहाँ पर होगा, ये पहली पंक्ति में होगा और पहले स्तंभ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे इस एलिमेंट का कि कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ, ठीक है। उसके बाद पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा। उसके बाद पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा है, तीसरा, ठीक है। पंक्ति पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा है, चौथा, ठीक है। अब देखिए
क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो संख्या होती है ये बताती है पंक्तियों को और ये बताती है स्तंभों को। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो स्तंभों की संख्या है वो क्या है, n है। तो ये कहाँ तक जाएंगे, इस तरह से ये चलेंगे हमारे पास a⁴n तक, सॉरी a1n तक। a यहाँ पर 1 क्या है, पंक्ति की जो संख्या यानी पहली पंक्ति, और n क्या है, स्तंभ की संख्या यानी nवां स्तंभ, ठीक है। उसके बाद सेकंड पंक्ति a21, a22, a23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। उसके बाद a24 और ये कहाँ तक चलेगा, a2n तक, ठीक है। उसके बाद देखिए a31, a32, देखिए ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, उसकी इसी तरह से ये स्तंभ कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ से बीच में भी कुछ स्तंभ होंगे और ये है nवां स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर n हमें बता रहा है स्तंभों की संख्या, तो n यहाँ पर स्तंभ आएंगे। उसके बाद a33, a34 और इस तरह से a3n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो m है वो क्या बता रहा है, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी है, m है, तो ये कहाँ तक जाएगा, am1 तक। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, तो ये mवीं पंक्ति है। यहाँ पर देखिए ये कौन सी पंक्ति है, mवीं। इसी तरह से ये हो जाएगा am2, ये हो जाएगा am3, ये हो जाएगा am4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बीच में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आएगा amn, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अवयव बनेगा। तो यहाँ पर पहला जो हमारा पद होगा वो क्या होगा, a11, उसके बाद a12, a13, a14, और चूंकि स्तंभों की संख्या n है तो लास्ट वाला जो है यानी इस पंक्ति का जो लास्ट वाला पद होगा वो क्या होगा, a1n। उसी तरह से नेक्स्ट पंक्ति a21, a22, a23, a24 और a2n, ठीक है। a31, a32, a33, a34 और a3n। उसके बाद जो पंक्तियों की संख्या वो कितनी है, m। तो यहाँ पर बीच में 3, 4, 5 है, इस तरह से चलते रहेंगे। जितनी पंक्तियाँ हमें याद करनी है उतनी, या जितने पंक्तियों का ये जो अवयव है वो मान लीजिए m है, ठीक है। तो क्या होगा, am1, am2, am3, am4 और इस तरह से लास्ट वाला जो पद आएगा वो amn आएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो होते हैं, ये जो संख्या होती है पदों की, ये होते हैं पदांक। यानी a11 का ये जो 11 है ये क्या होगा, आपका पदांक होगा। इसे हम क्या कहते हैं, पदांक, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के निरूपण में यही चीज़ समझने वाली थी, किसी मैट्रिक्स को निरूपित किस तरह से करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको जैसे मान लीजिए ये अवयव दिया गया है, इसके आपको पद पूछ लिए जाते हैं कि a22 आप पद बताइए कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है a22 पद कौन सा है, तो a22 आपको क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ। यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। तो बस क्वेश्चन यहाँ पर इतना ही बन सकता है कि आपको पद दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा उनका मान क्या होगा, ठीक है। अवयव भी आपको दे दिया गया होगा। उसके बाद है कि अवयव के प्रकार। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवयव के प्रकार। इसके अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्तंभ अवयव। देखिए स्तंभ अवयव का हम थोड़ा सा इससे पहले भी कर चुके हैं, जब हमने जो मैट्रिक्स का रूप था वो किया था, तो इसके अंदर भी हो चुका था, लेकिन फिर से हम कर लेते हैं इसे। तो स्तंभ अवयव क्या कहता है, देखिए कोई भी आपके पास अवयव है, ठीक है, उसके अंदर जो स्तंभों की संख्या होगी वो सिर्फ कितनी होगी, 1 होगी। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यानी पंक्तियों की संख्या मान लीजिए m है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है कि स्तंभ अवयव में सिर्फ इतनी ही समझने वाली बात है कि पंक्तियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन स्तंभ कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे, तभी वो स्तंभ अवयव कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स है x, y, z, ठीक है। इस तरह से 3 एलिमेंट्स आपके पास, इसमें पंक्तियां तो है 3, यानी m का मान कितना होगा, 3, और लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1, तो ये आपका कहलाएगा स्तंभ अवयव। इसी तरह से सेकंड पार्ट है पंक्ति अवयव।
तो देखिए नाम से ही क्लियर है, जैसे स्तंभ अवयव था उसमें एक स्तंभ था, तो पंक्ति अवयव में क्या होगा, एक ही पंक्ति होगी। तो जो ये अवयव बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसमें पंक्ति जो होगी वो सिर्फ एक होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, 1 2, ठीक है। तो स्तंभ देखिए कितने हैं इसके अंदर, 5, लेकिन पंक्ति कितनी है, सिर्फ एक। तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, 1 गुणा 5, या अगर इसे इस तरह से ना लिखें तो ये लिखा जाएगा 1 गुणा n, ठीक है। व्यापक रूप जो इस अवयव का होता है वो होता है 1 गुणा n, ठीक है। n यहाँ पर इस संख्या हो सकती है स्तंभों की, ठीक है, कितनी भी। तो पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव, m गुणा 1 स्तंभ अवयव का एक व्यापक रूप है और पंक्ति अवयव का 1 गुणा n व्यापक रूप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ग अवयव। देखिए वर्ग अवयव और आयताकार अवयव अपने पहले भी कर चुके हैं। देखिए वर्ग अवयव में सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखने वाली है कि जो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी m और n आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई आपके पास अवयव है, उसके अंदर अवयव है 2 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आपको अवयव दिए गए हैं और देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, 1 और 2, 2 तो कितनी है पंक्तियां और 2 ही है स्तंभ। देखिए 1 और 2, ठीक है, 2 ही आपके पास स्तंभ है और 2 ही पंक्तियां। यहाँ पर m और n क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा। इसी तरह से आयताकार अवयव, देखिए इसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। आयताकार अवयव क्या होता है, उसके अंदर m है वो या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, यानी इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। m ग्रेटर देन भी हो सकता है n से और m लेस देन भी हो सकता है n से, ठीक है। उसके बाद वर्ग अवयव के आगे है विकर्ण अवयव। देखिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है किस तरह से कि वर्ग अवयव में हमारे पास स्तंभ है वो बराबर, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण अवयव में भी ऐसा ही होगा, m और n बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो विकीर्ण है, सिर्फ विकीर्ण के जो अवयव हैं, यानी देख लीजिए ये कोई अवयव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 गुणा 3 की कोटि का एक अवयव है, 4 5 6 7 8 9 1 8 1 2, ठीक है। ये सिंपल एक अवयव है। तो विकर्ण अवयव में क्या होगा, ये देखिए ये एक विकीर्ण है यहाँ पर इस अवयव की, इसको छोड़कर बाकी सभी जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी यहाँ पर जो जितने भी ये अवयव हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक विकीर्ण अवयव का निर्माण होगा। देखिए विकीर्ण अवयव है वो वर्ग अवयव का ही एक भाग है, यानी आप अपने कह सकते हैं कि जो वर्ग अवयव और विकर्ण अवयव, इनमें ये जो विकर्ण अवयव है ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, ठीक है। किस तरह समझे आप, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो 0 नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ विकीर्ण है उनके ही मान होंगे हमारे पास, बाकी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। विकीर्ण अवयव के आगे है अदिश अवयव। फिफ्थ पार्ट है हमारा। अभी देखिए वर्ग अवयव में क्या था, m और n की संख्या क्या थी, बराबर थी। विकर्ण अवयव में भी जो m और n थे, यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या थी वो भी बराबर थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ विकर्ण के जो अवयव थे वो क्या थे, उनमें कुछ मान था, बाकी अवयव क्या थे, शून्य थे। जैसे 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव इस तरह से हमने प्रदर्शित किया था, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब अदिश अवयव में क्या होगा, विकर्ण के जो एलिमेंट्स थे वो अलग अलग भी हो सकते थे और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अदिश अवयव में सभी जो अवयव है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर है इस तरह से -2 0 0 0 -2 0 0 -2, ठीक है। ये 3 गुणा 3 की कोटि का एक वर्ग अवयव है और इसे हम कहेंगे अदिश अवयव। जब विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, समान हो, तो ये कहलाता है एक अदिश अवयव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तत्समक अवयव।
देखिए तत्समक आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह है, एक विकीर्ण आव्यूह भी आप इसे कह सकते हैं, एक अदिश आव्यूह भी आप इसे कह सकते हैं। तत्समक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विकीर्ण होंगे उनका मान क्या होगा, सिर्फ एक होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 गुणा 3 की कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। इसे आप तत्समक आव्यूह कहेंगे जब विकीर्ण के सभी अवयव क्या हों, एक हों। इसे आप अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम है वो क्या है, तत्समक आव्यूह। इसे आप विकीर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं क्योंकि बाकी सारे अवयव तो शून्य है, लेकिन विकीर्ण के जो अवयव है वो क्या है, कुछ उनका मान है, ठीक है। इसी तरह से अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह आप इन्हें कहेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा पार्ट है शून्य आव्यूह। सेवंथ हमारा पार्ट है शून्य आव्यूह। देखिए तत्समक के नाम से ही स्पष्ट था कि उसमें सभी जो विकीर्ण के जो सभी अवयव थे वो क्या थे, एक थे। तो शून्य आव्यूह में क्या होगा, शून्य आव्यूह में आपके जो सभी अवयव हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कोटि है आपके पास, किसी भी कोटि का आव्यूह है, होना क्या चाहिए, वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह के बाद जितने भी पार्ट्स है, विकीर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह, इनकी जो स्तंभों की संख्या है और पंक्तियों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक वर्ग आव्यूह होनी चाहिए, इनके लिए एक शर्त है, ठीक है। जैसे 2 गुणा 2 की कोटि का एक आव्यूह ले रहे हैं हम, तो ये क्या होगा आपका, एक शून्य आव्यूह, ठीक है। और इसे आप रिक्त आव्यूह भी कह सकते हैं, और इसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। सभी अवयव अगर आयताकार में भी हो सकता है तो भी ये शून्य होगा, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से है 0 0 0 0 0, तो भी ये एक शून्य आव्यूह होगा। यहाँ पर कोटि क्या होगी, 2 गुणा 3 की होगी। हाँ, ये एक पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर वर्ग आव्यूह भी शून्य हो सकता है और आयताकार आव्यूह भी शून्य आव्यूह हो सकता है, या रिक्त आव्यूह आप इसे कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने किए आव्यूह के प्रकार, उससे पहले आव्यूह के निरूपण, आव्यूह को प्रदर्शित किस तरह से करते हैं, आव्यूह के रूप हमने किए और आव्यूह की परिभाषा हमने की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियो है उसमें हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1 और उसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।